आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। एक ऐसा नाम जिनकी जिंदगी और करियर बिजनेस, मीडिया और पॉलिटिक्स के बीच कुछ इस तरह उलझा हुआ है कि एक को दूसरे से अलग करना लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी पूरी कहानी को काफी विस्तार से बताते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस सफर को समझें। मतलब एक न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट डेवलपर कैसे रियलिटी टीवी का सबसे बड़ा स्टार बना और फिर 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, और हम इसी कहानी के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि उनके बिजनेस करने के तरीकों ने उनकी राजनीतिक पहचान को कैसे गढ़ा और स्रोतों के आधार पर उनके दोनों कार्यकालों की वो कौन सी बड़ी बातें थीं जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर असर डाला। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, उनके बिजनेस करियर से। एक दावा जो हमेशा सुनने को मिलता है वो ये है कि उन्होंने अपने दम पर सब कुछ बनाया है, लेकिन हमारे स्रोत एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, ये उनकी सेल्फ मेड वाली छवि का एक बहुत अहम हिस्सा है। उन्होंने अक्सर कहा है कि उन्होंने अपने पिता से $10 लाख का एक छोटा सा कर्ज लेकर शुरुआत की। एक छोटा सा कर्ज। हाँ, लेकिन दस्तावेज कुछ और ही बताते हैं। असल में उन्होंने अपने पिता से कम $60 मिलियन लिए थे और उनकी कंपनियों से उन्हें जो रकम मिली वो आज के हिसाब से देखें तो $413 मिलियन से भी ज्यादा थी। तो ये जो एक कहानी गढ़ने वाली बात है ये हमें स्रोतों में बार बार दिखती है ना। मतलब एक ऐसी कहानी बनाना जो उनकी छवि को मजबूत करे, भले ही तथ्य कुछ और कह रहे हों। उनके काम करने का तरीका भी काफी आक्रामक बताया गया है। बेहद आक्रामक। स्रोत बताते हैं कि वो और उनकी कंपनियां 4000 से ज्यादा कानूनी मामलों में शामिल रहे हैं। 4000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा उनके जो होटल और कैसीनो बिजनेस थे, उन्होंने 1991 से 2009 के बीच 6 बार दिवालियापन के लिए संरक्षण मांगा। मतलब 4000 से ज्यादा मुकदमे और 6 बार दिवालियापन। तो स्रोतों से ऐसा लगता है कि उनकी बिजनेस करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। सही कहा। मतलब कानूनी प्रणाली का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए दिवालियापन कानूनों का लाभ उठाना, ये दिखाता है कि वो नियमों के साथ खेलने में माहिर थे। अच्छा, और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प रणनीति थी ब्रांड लाइसेंसिंग की। बिल्कुल। उन्होंने अपना ट्रंप नाम हर चीज पर लगाया। मतलब पानी की बोतलों से लेकर कपड़ों और बड़ी बड़ी इमारतों तक। और इन लाइसेंसिंग सौदों से ही उनकी कंपनियों ने लगभग $50 मिलियन कमाए। असल में वो प्रोडक्ट से ज्यादा अपना नाम बेच रहे थे। और यही नाम बेचने की कला उन्हें उनके करियर के दूसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर ले आई, मीडिया। हाँ, रियलिटी शो द अप्रेंटिस। उस शो ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका वो तकिया कलाम "You're fired" वो तो घर घर में मशहूर हो गया। बिल्कुल। उस शो ने अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एक नई पहचान घड़ी। स्रोत इस शो में उनके किरदार को उनका अत्यधिक चापलूसी भरा, अत्यधिक काल्पनिक संस्करण कहते हैं। मतलब एक ऐसा संस्करण जो असलियत से बेहतर था। हाँ, शो में उन्हें एक जीनियस, बेहद सफल और निर्णायक बिजनेस लीडर के तौर पर दिखाया गया। और इस शो ने न सिर्फ उन्हें मशहूर बनाया बल्कि इससे जुड़े लाइसेंसिंग सौदों से उन्हें $400 मिलियन से ज्यादा की कमाई भी हुई। तो ये जो दी अप्रेंटिस से बनी एक सफल निर्णायक नेता की छवि थी, ये सीधे तौर पर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के काम आई। यहीं से उनकी राजनीति का सफर असल में शुरू होता है। हाँ, और उनकी राजनीतिक पहचान भी मतलब समय के साथ काफी बदली है। वो रिपब्लिकन रहे, फिर रिफॉर्म पार्टी में गए, डेमोक्रेट भी बने थे बीच में। हाँ, डेमोक्रेट भी बने और आखिरकार फिर से रिपब्लिकन। ये दिखाता है कि उनकी विचारधारा किसी एक पार्टी से बंधी नहीं थी, बल्कि वो मौके के हिसाब से अपनी स्थिति बदलते रहे। ये बात मुझे इन स्रोतों में काफी हैरान करने वाली लगी। मतलब इतनी बार पार्टियां बदलना, इससे उनकी विचारधारा के बारे में क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उनकी राजनीति पारंपरिक विचारधारा से ज्यादा व्यक्तित्व केंद्रित है। 2016 में जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तो उन्होंने खुद को एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर पेश किया, एक ऐसा अमीर, सफल कारोबारी जो सिस्टम को ठीक करने आया है। उनके वादे भी सीधे और सरल थे। जैसे चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर दोबारा बातचीत करना, अभिवासन पर सख्ती, और मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाना। और वो जीत गए। उनके पहले कार्यकाल मतलब 2017 से 2021 तक कुछ ऐसे फैसले हुए जिनका असर बहुत दूर तक गया। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ थी आर्थिक नीतियां,
और दूसरी तरफ सामाजिक और अभिवासन से जुड़ी नीतियां। आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ा कदम था टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट। इसने कंपनियों और अमीर लोगों के लिए टैक्स में बड़ी कटौती की, जो एक पारंपरिक रिपब्लिकन सोच को दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अभिवासन नीतियां बहुत ज्यादा विवादास्पद रहीं। वो ट्रैवल बैन वाला मामला। हाँ, 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया और सीमा पर परिवार पृथक्करण नीति लागू की गई, जिसके तहत स्रोतों के अनुसार 4,400 से ज्यादा बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया गया। इन नीतियों की दुनिया भर में आलोचना हुई। और इसी दौरान उन्होंने अमेरिकी न्यायपालिका की शक्ल भी हमेशा के लिए बदल दी, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नियुक्ति करके। हाँ, नील गोरसच, ब्रेट कैवेनॉग और एमी कोनी बैरेट। इन नियुक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट को दशकों के लिए वैचारिक रूप से दाईं ओर झुका दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था रो बनाम वेड मामले को पलटना। आपने रो बनाम वेड का जिक्र किया। जो लोग नहीं जानते उनके लिए क्या हम बता सकते हैं कि ये अमेरिका में कितना बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है? जरूर। ये अमेरिका में गर्भपात के अधिकार से जुड़ा लगभग 50 साल पुराना एक ऐतिहासिक कानूनी फैसला था। मतलब इस फैसले ने महिलाओं को गर्भपात का एक संवैधानिक अधिकार दिया था। ट्रंप द्वारा नियुक्त जजों वाली नई अदालत ने इस फैसले को पलट दिया, जिससे ये अधिकार खत्म हो गया और ट्रंप ने बाद में इसका पूरा श्रेय लिया। और इसी कार्यकाल में उन पर एक नहीं बल्कि 2 बार महाभियोग भी चलाया गया। हाँ, 2 बार। पर दोनों बार सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया। स्रोतों में इस बात का क्या विश्लेषण है कि इन महाभियोगों का उनकी राजनीतिक लोकप्रियता पर क्या असर पड़ा? क्या इससे उन्हें फायदा हुआ या नुकसान? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोतों के अनुसार उनके आलोचकों के लिए ये उनके सत्ता के दुरुपयोग का सबूत था। पहला महाभियोग यूक्रेन पर दबाव डालने के आरोप में था, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन की जांच के लिए। सही। और दूसरा 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद विद्रोह भड़काने के आरोप में। लेकिन उनके समर्थकों के लिए ये इस बात का सबूत था कि सिस्टम और डीप स्टेट उनके खिलाफ है। तो एक तरह से इन महाभियोगों ने उनकी बाहरी व्यक्ति वाली छवि को और मजबूत ही किया। तो 2020 का चुनाव हारने के बाद भी वो राजनीति से दूर नहीं हुए, बल्कि दोनों कार्यकालों के बीच का समय शायद उनके पहले कार्यकाल से भी ज्यादा घटनापूर्ण रहा। बिल्कुल। उन्होंने लगातार 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी के दावे किए, जिसे बिग लाई यानी बड़ा झूठ के नाम से जाना जाता है। और इसी दौरान उन्होंने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल भी लॉन्च किया, क्योंकि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें बैन कर दिया था। और फिर कानूनी मुश्किलें शुरू हुई। ये लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, ये उनके लिए कानूनी चुनौतियों का एक तूफान लेकर आया। सबसे पहले ई जीन कैरल मामले में एक सिविल कोर्ट ने उन्हें यौन शोषण और मानहानि का जिम्मेदार पाया। फिर न्यूयॉर्क में उन्हें अपने कारोबार में धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। इसके बाद मारे लागो में अपने घर पर गोपनीय सरकारी दस्तावेज रखने के मामले में उन पर आपराधिक आरोप लगे, जिनमें से कुछ तो टॉप सीक्रेट थे। और इन सब में सबसे बड़ा मामला न्यूयॉर्क का था, है ना? हाँ, न्यूयॉर्क में उन्हें व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी ठहराया गया। इस फैसले ने इतिहास बना दिया, क्योंकि वो किसी गंभीर अपराध मतलब फेलेनी के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। किसी भी दूसरे नेता का राजनीतिक करियर शायद इन आरोपों के बाद खत्म हो जाता, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने 2024 का चुनाव जीता। स्रोत उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत को काफी नाटकीय बताते हैं। उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत बहुत तेजी से हुई। आते ही 30,000 से ज्यादा संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों की जांच के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने की बात कही और साथ ही उन्होंने 6 जनवरी के दंगों में शामिल लोगों को क्षमादान दे दिया। और आर्थिक और विदेश नीति में भी बड़े बदलाव हुए। हाँ, आर्थिक मोर्चे पर वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लाया गया, जिसने टैक्स कटौती को स्थायी बना दिया, लेकिन मेडिकेड और स्नैप जैसे सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में कटौती कर दी। उन्होंने लगभग सभी देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए, जिससे एक वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ गया। और विदेश नीति में भी उन्होंने कुछ चौंकाने वाले कदम उठाए। बिल्कुल, जैसे एक टीवी पर प्रसारित बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को डांटना और फिर जून 2025 में ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी का आदेश देना। तो इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बनती है उससे अक्सर ट्रंपवाद या ट्रंपिज्म कहा जाता है। जब लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो स्रोतों के अनुसार इसका असल मतलब क्या है?
ट्रम्पवाद को अक्सर एक पॉपुलिस्ट या कह सकते हैं कि राइट विंग पॉपुलिस्ट आंदोलन के रूप में देखा जाता है। इसकी कुछ खास पहचान है। पहली और सबसे बड़ी पहचान है स्थापित तथ्यों और सूचनाओं को चुनौती देना। और इसका एक बड़ा हिस्सा ये है कि वो जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही है। स्रोत बताते हैं कि उनके पहले कार्यकाल में 30,000 से ज्यादा गलत या भ्रामक दावे किए गए थे। बिल्कुल। द वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर ने यह आंकड़ा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को भी बढ़ावा दिया, जैसे वो बराक ओबामा के जन्मस्थान को लेकर बर्थर सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, यह उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है, अपने समर्थकों के लिए एक वैकल्पिक वास्तविकता बनाना। और इसमें मीडिया के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है। आलोचनात्मक मूल्यांकन काफी सख्त रहा है। कई विशेषज्ञ उनके कार्यों को सत्तावादी मानते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों और परंपराओं को कमजोर किया है। ज्यादातर इतिहासकारों और राजनीतिक वैज्ञानिकों की रैंकिंग में उन्हें अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपतियों में से एक माना गया है। तो ये थी एक रियल एस्टेट उत्तराधिकारी से एक मीडिया स्टार बनने की कहानी, और फिर एक ऐसे राष्ट्रपति बनने की जिन पर 2 बार महाभियोग चला, एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, और फिर भी उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक वापसी की जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नीति के स्थापित नियमों को बार बार तोड़ा और चुनौती दी है। अब देखने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बचा है कि ये चुनौतियां लंबे समय में अमेरिकी लोकतंत्र के संस्थानों को किस तरह से बदल देंगी।